नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। ना कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जादू चला है और ना ही अखिलेश यादव की साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मोदी मैजिक एक बार फिर से चला है, एक बार फिर से कमल खिला है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है, यानी कि बड़ी जीत मिली है। मोकामा में आरजेडी और मुंबई की अंधेरी सीट पर उद्धव कैंप को एक बड़ी जीत मिली है। बिहार के गोपालगंज, यूपी के गोला, गोकर्णनाथ और हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तेलंगाना में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। नतीजे आने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सूबे के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मायूसी भी है। नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने काउंटिंग में धांधली के आरोप लगा दिए हैं, जो कि हर बार समाजवादी पार्टी और अपोजिशन के नेता लगाते हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, क्या हुआ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, जिसके दम पर कांग्रेस 2024 में जीत की हुंकार भर रही थी। सवाल कई हैं, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं हिमाचल में, और साथ ही साथ गुजरात में भी चुनाव होने हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद होंगे, और समाजवादी पार्टी की आवाज को रखेंगे अनूप दीक्षित, और साथ ही साथ कांग्रेस की आवाज को बुलंद तरीके से रखेंगे संदीप त्रिपाठी जी। तो आप तीनों का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल त्रिपाठी जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या हुआ सर भारत जोड़ो यात्रा का? त्रिपाठी जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज आ तो रही है, लेकिन ये बताओ दोनों एक साथ फ्रेम ठीक है, दूसरा नंबर नहीं पैच कर देंगे? तो अनूप दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव में धांधली हुई है और साथ ही साथ काउंटिंग में भी धांधली के आरोप लगा दिए गए हैं, आपके मुखिया लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, अगर आपकी पार्टी जीत जाती तो क्या होता? अनूप जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी स्वागत है सर आपका, और सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है और जीत हासिल की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी और भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है जनता की तरफ से, उसका हम स्वागत करते हैं और निरंतर उनके माध्यम से हम अपनी को और पारदर्शिता और कामों में और निखार लाते हुए जनता के बीच में हम और मजबूती से अपनी मौजूदगी को दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2024 के पहले का ये एक लिटमस टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां एक भ्रम फैला रही थी और खास करके जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट को अगर स्वीकार कोई भी पार्टी करती है तो वो उनके आदर्श को दर्शाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत तोड़ने में अपना यकीन रखा है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते थे और उसको बढ़ावा देते हुए जो वास्तव में देश को आजादी और स्वतंत्रता का जो बोध कराने 2014 के बाद जो देश में बहुत सारे व्यापक परिवर्तन आए हैं, उसी का यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास और भरोसा बना है। जो लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, शायद वो इस वक्त भूल जाते हैं कि ये वही जनता है जिन्होंने उनको मैंडेट देकर विपक्ष में बैठाया है। कभी उनके पास सीटों की संख्या कम थी और वही उनकी सीटों में 4 लगाकर 100 के पार का आंकड़ा कर दिया। तो इस प्रकार का अगर कोई राजनीतिक पार्टी के मुखिया बयान देते हैं तो निश्चय ये संदेह के घेरे में है कि आपको हार स्वीकार नहीं है और जनता द्वारा दिया गया लोकतंत्र में वो आशीर्वाद आपको जच नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब अगर आपके प्रतिकूल कोई व्यवहार होता है तो वो आपके लिए अच्छा होता है और जनता को आप बधाई देना चाहते हैं, लेकिन वही अगर उल्टा हो जाता है तो आप उनको उल्टा सीधा शुरू कर देते हैं। थैंक यू जी। और जहां तक बात गुजरात चुनाव की है, हेलो जी जी बोलिए सर। हेलो
जहां तक बात गुजरात चुनाव की है और अन्य प्रदेशों में चुनाव को लेकर जो भी राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं, कांग्रेस वहां से तो आउट हो चुकी है। ठीक है, एक बड़ी ठीक है, बात जवाब ले लेते हैं सर। गुजरात के रण को छोड़ अनूप जी के पास जाने से गुजरात पहले के रण को त्रिपाठी जी का एक जवाब ले लेता हूं। त्रिपाठी जी, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कई वादे किए जाते हैं, चुनावी ऐलान कर दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं और 7 की 7 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर उपचुनाव के आधार पर आगामी आने वाले चुनाव के रिजल्ट को आप निर्धारित कर रहे हैं तो राहुल आनंद जी बिहार के साथी हमारे जो हैं बिहार में तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गए हैं। दूसरी बात, अगर आप इसी के आधार पर कर रहे हैं तो अभी 2021 में जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, कितनी सीटें मिली थी इनको? 4 में से 3 कांग्रेस की थी, 1 इनको, तो मतलब हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो गया। त्रिपाठी जी, और आ जाइए गुजरात, अब सुन लीजिए धैर्य से। अगर आप इसी आधार पर बात कर रहे हैं कि उपचुनाव से ही सारे नतीजे आ जाते हैं, तो आप आ जाइए गुजरात में। अल्पेश ठाकुर जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, जिनको आपने मंत्री बना दिया था, मंत्री बनकर जो चुनाव लड़े थे, उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया उपचुनाव में, वो चुनाव हार गए, तो फिर गुजरात भी गया। मतलब कैसा कोई तर्क दीजिए तो उसके आधार पर भी टिके रहिए। अगर आप यही कहते हैं कि 2024 का है, 2024 अब जीतने वाले हैं आप, तो भैया 2021 में चुनाव हारे हैं, उपचुनाव में हिमाचल जाने वाला है, फिर गुजरात जाने वाला है, फिर रोना मत रोइएगा, जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो वाला रोना। और दूसरी बात अभी आप समझिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीती है, तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ी है? पहले ये बात आपने निर्धारित के साथ में से हम हरियाणा में चुनाव हारे हैं, जहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, और वहां पर हम चुनाव अगर हारे हैं तो देखिए त्रिपाठी जी, आप जो दोगली बात करते हो ना, अगर यहाँ पर बीजेपी की हार हो जाती है, कांग्रेस की जीत हो जाती है। सुनिए त्रिपाठी जी, अरे सुन तो लीजिए सर, सुनिए तो सही त्रिपाठी जी, मैं सुन रहा था ना आपसे, मैं सुन रहा था सर आपकी। त्रिपाठी जी सुनिए, त्रिपाठी जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सवाल सुनिए सर। अगर यहाँ पर बीजेपी की हार हो जाती तो आप ही के नेता कहते कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अब कांग्रेस की रफ्तार है और कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव जीतेगी। मेरा मुद्दा सर वो नहीं कि कांग्रेस की हार क्यों हुई है। आपने जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होगी, विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी, आपने उपचुनाव हुए थे, नतीजे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती माननी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या गलती की है, और आप कहते हैं कि ये नतीजे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप जी, यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर काउंटिंग में धांधली हुई है, क्या कहेंगे सर? अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जीत जाता, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतता, तो फिर अखिलेश यादव यही बयान देते। अनूप जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए सर। जी, आप गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए। हाँ। समाजवादी पार्टी का सांसद जीता था, उसके बाद दोबारा पुनः चुनाव हुए, भाजपा के रवि किशन जी जीत गए वहां से। समाजवादी पार्टी ने जो गोला विधानसभा में जो वोटिंग हुई है, लगातार आप ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में चुनाव आयोग तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम कर रहा है। अच्छा। समाजवादी पार्टी की तरफ से उस विधानसभा में लगातार अनवरत शिकायतें की गई, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। तो मजबूरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके लगातार शिकायतें हुई, और उन शिकायतों पे निस्तारण के लिए सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा अधिकारियों ने और कोई दूसरा काम नहीं किया। देखिए अनूप जी, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश गोला विधानसभा की जनता ने जो भी जनमत दिया है उसको सहर्ष स्वीकार करती है, और विजय हुए प्रत्याशियों को निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में जाके अच्छा काम करने की शुभकामनाएं देती। जी देखिए अनूप जी, आपको नहीं लगता कि आपके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको वहां पर जाना चाहिए था, चुनाव प्रचार करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में जोश बनना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि अभी हाल में ही हमारे संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के लिए वो बहुत बड़ा सदमा है। बिल्कुल, हम लोग अभी उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तुरंत विधानसभा उपचुनाव आ जाते हैं। जी। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से उन चुनावों में नहीं लग पाए, लेकिन इससे हमारा कार्यकर्ता हताश नहीं है। हम अभी अपना कहीं ना कहीं अंदर खाने, आत्मचिंतन, आत्ममनन में लगे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनावों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अपना। देखिए सर, चुनावों में धांधली के जो आरोप लगाए हैं ना, मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, हर किसी के लिए दुख की बात है, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी,
लेकिन आपको नहीं लगता कि नतीजे आने के बाद इस तरीके की बयानबाजी देना और साथ ही साथ आप सवाल खड़े कर देते हैं? सवाल तो देखिए, सवाल तो हम हमें शुरू से खड़े करते चले आ रहे हैं। सवाल तो खड़ा ईवीएम पे करना कभी सवाल विपक्षी खड़े का होते हैं, काम है। कभी अधिकारियों पे सवाल खड़े होते हैं। एक मजबूत विपक्ष होने के नाते सवाल तो हम बराबर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या काम है कि हमारे सवालों को दबा देना। अच्छा, ठीक है, जवाब लेते हैं। अनूप जी जवाब दीजिए सर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप उनकी आवाज को दबा देते हैं सर। सबसे पहले बात तो ये है कि इनके जो मुखिया हैं और उनका जो बयान आता रहता है वो कोई नया बयान नहीं है, वो बड़ा बचकाना बयान है। इन्हीं के लोग कहते हैं कि अखिलेश भैया को एसी कमरे से बाहर निकलना और जनता के बीच में जाना होगा और अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए ये दूसरे के ऊपर ये लोग अपने बयान देकर उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो गढ़ हुआ करता था वो सारे गढ़ एक एक करके इनकी विश्वसनीयता वहां खत्म होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव जी ने संसद का चुनाव जीता अखिलेश यादव जी के स्थान पे, जो इनका गढ़ हुआ करता था। तो यहीं से इस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से इनकी विश्वसनीयता जनता के बीच में है। और रही बात बयान देकर अपने आप को हल्का करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि सदन के अंदर, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि सदन के अंदर विपक्ष की आत्मा सदन में निवास करती है, जिसका हम सम्मान करते हैं और उसको हम लेकर चलते हैं, तभी जाकर हम सरकार चला सकते हैं। और सरकार को आईना दिखाने के लिए जो गुटों को संरक्षण किया करते थे, आज वो नतमस्तक हैं उस सरकार के सामने जो जिसका मनोबल इन्होंने हाई कर रखा था अपने समय में। समाजवादी की जब सरकार थी उस समय इन्होंने उनके मनोबल को हाई कर रखा था। और जहां तक बात त्रिपाठी जी की है, तो मैं इनको भी बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा भले राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन क्या गुजरात में नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं? ये जो हंसने वाली जो मुस्कुराहट है, ये नाकामी का मुस्कुराहट है। इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि देश की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी और आज कांग्रेस रण छोड़कर चली गई है गुजरात से। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आपका आपको ट्रांसफर हो रहा है और क्या टॉमी सेठ आप ही आपका बनने जा रहा है आगे चलकर? तो बहुत सारी बातें हैं जिसका अगर हम राहुल जी दूसरों के घर पे पत्थर मारने के पहले अपने घर भी देखे जाते हैं। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में तारीखें घोषणा करवाने में राजनीति कर ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है कि 2024 का चुनाव ईमानदार वर्सेस बेईमान का होगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है राहुल जी, जवाब ले लेते हैं सर। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए सर, आपको कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, इनका एक ही भोपू है और जो ही बार बार बचता है, इसके सिवा इनके पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी गांधी गांधी। अरे भाई, आप गुजरात की बात कर रहे हो तो गुजरात पे जवाब दे दीजिए कि 6000 स्कूल वहाँ कैसे बंद हो गए, सरकारी स्कूल। आप जवाब दे दीजिए कि आपका कैसा मॉडल है कि जो है मोरवी में 150 लोग मर जाते हैं और मोदी जी जो बंगाल में जाते हैं तब ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब ये बताइए यहाँ पर क्या है? आप बताइए कि जो है गुजरात में कैसे सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो गए। आप ये क्यों नहीं बताते कि गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जो है पुलिस भी प्राइवेट है। और अभी आप बात कर रहे हैं, एक बात और अभी आपने कही कि भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है तो बड़ी निकम्मी सरकार केंद्र सरकार है। आप कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा, मतलब आपके इतने जो है शासन में भारत तोड़ो यात्रा चल रही है। गजब की बात है भाई। अगर आपको लगता है भारत तोड़ो यात्रा है तो यहाँ पर आप क्या गाल बजा रहे हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से जनता उमड़ कर आ रही है, जिस उद्देश्य से राहुल जी आज जनता के बीच में है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो है जो बिगड़ती हुई सांप्रदायिक सौहार्द है उसके खिलाफ, अगर राहुल जी अगर आज सड़कों पे है तो जन समर्थन नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि 4 लाख 5-5 लाख लोग अगर किसी के पीछे चल रहे हैं तो ये मोदी जी की तरह इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट से हो नहीं सकता है, इसलिए कि एक दिन का काम नहीं है। रोज और निकलना 22 किलोमीटर पैदल चलना, 22 से 30 किलोमीटर है मोदी जी का बस का। अरे अपने वो गुजरात वाला क्या कहते हैं, हमारे यहाँ सांड बोलते हैं, ये सांड है, दौड़ा दीजिए जरा 12 किलोमीटर में हफड़ा में छूट जाए तो बताइएगा। और आप निजी कमेंट करके बहुत बड़ी वाहवाही सोचते हैं, हमारे जाएंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे। अरे भाई, अगर आप खुद कहते हैं कि राजनीति में विपक्ष की उपयोगिता है
तो आप विपक्ष का गला क्यों घोटते हैं? आप बताइए, नोटबंदी हुई, कौन सी जो है सर्वदलीय बैठक? देखिए त्रिपाठी जी देखिए सुन लीजिए सर, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे अपोजिशन के नेताओं की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है 2022 के विधानसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की जीत हो जाती है। तो सर आपको नहीं लगता कि अभी अपोजिशन के नेताओं को, अभी कांग्रेस के नेताओं को और दमदारी के साथ अपनी आवाज को रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात एकदम सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हमारे भाजपा के किसी मित्र से ये सवाल पूछा कि जो है वहां पर आप चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश में 14 तारीख को जो है चुनाव आचार संहिता लागू करते हैं और उसको आचार संहिता लागू करती है 17 को और तारीख की घोषणा करते हैं 14 को। ये भारतवर्ष में 77 साल के त्रिपाठी जी मैं लगातार सवाल पूछता हूं। मैंने सवाल ये भी पूछा था कि गुजरात में 140 लोगों की मौत हो जाती है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मैं लगातार सवाल पूछता हूं सर, आप मेरी डिबेट देख सकते हैं सर, मैं लगातार सवाल पूछता हूं त्रिपाठी जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरी बात आ जाने जी बोलिए सर। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप बता दीजिए, आज जो मीडिया है, मास मीडिया है, अधिकतर मीडिया, उसने क्या इस मुद्दे पर कोई एक डिबेट की कि आप 14 तारीख को जो है चुनाव की घोषणा करते हैं और आचार संहिता 17 को क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी जी को वहां जाकर सरकारी खर्चे पर रैली करना है, इसलिए। और जब एक साथ रिजल्ट दोनों राज्यों में घोषित होने हैं तो एक की डेट पहले घोषित करते हैं आप आचार संहिता की और एक की बाद में, और उसके बीच में मोदी जी सरकारी खर्चे पर जाकर मुलम्मा खेलते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ऐसा अपराध हो जाएगा? देखिए ये दर्दनाक घटना है, लेकिन ये जो गुजरात का मॉडल इन्होंने दिखाया था पूरे देश को, वो खुल गया। वो पता लोगों ने देखा कि कैसे रात में सड़क बन रही है, मोरबी की शहर की सड़कें किस तरह उखड़ी हुई है। आपके इस मीडिया के साथियों ने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि कैसे मोरबी का हॉस्पिटल, हमारे जो छोटा सा सीएसपी होता है उत्तर प्रदेश का, उससे भी गंदा हॉस्पिटल है, और वहां पर कैसे चमकाने का काम हो रहा है, वहां पर कैसे पानी के लिए रातों रात लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है। तो ये गुजरात का मॉडल पीआर एजेंसी के माध्यम से फैलाए हुए झूठ का मॉडल है, और इससे लड़ने के लिए कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती है। ठीक है, उसके लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, उसके लिए सपा को भी लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आम नागरिक को भी लड़ना पड़ेगा। देखिए सर, हमारा काम खबर दिखाने का होता है, हम खबर दिखाते हैं। 140 लोगों की मौत हुई थी, मैंने सवाल पूछा था, बीजेपी की प्रवक्ता से आप पूछ सकते हैं। राहुल जी जवाब दीजिए सर। 14 को आचार घोषणा हुई चुनाव की आचार संहिता, ये भी मैंने सवाल पूछा है और जवाब नहीं लेते हैं। राहुल जी जवाब दीजिए सर। मैं बता दूं, जब 2014 का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, और जब आदर्श आचार संहिता लागू होता है, उससे पहले 130 वोट के हवाले कर दी जाती है। ये किसने किया था? ये सरकार ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जब आजाद हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं है, इसको गंभीरता से त्रिपाठी जी नहीं ले रहे हैं। चुनाव की घोषणा होती है तो आचार संहिता 17 क्यों लगती है? बयानेबाजी में लगा। अरे बिहारी बाबू सुनिएगा, अरे सुनो बिहारी बाबू, बिहार में गप्पा बंद हो रहा है, यहाँ भी बंद होने वाला की कोशिश कर रहे हैं, भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का जो तर्क करने का जो था, वो आज हमारा विषय दूसरा है, लेकिन ये लेके और जा रहे हैं। देखिए सर, सवाल तो पूछा ही जाएगा ना राहुल जी, सवाल तो पूछा जाएगा सर। सारे लोग एक्सपोज हो गए, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए और वीडियो। अच्छा, अरे भाई आप कह रहे हो कि चुनाव जीतने सब कुछ हो जाता है, तो हिमाचल प्रदेश 2021 में इसी नवंबर में कांग्रेस ने जीता है, तो फिर क्या परेशान है हिमाचल में? हिमाचल में मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपके तर्क के आधार पर मैं बात कर लेता हूँ। अगर ये तर्क आप दे रहे हो कि आप 7 सीट में से 4 जीत के बाहर निकल रहे हैं, तो 4 में से 3 कांग्रेस ने जीती थी हिमाचल में, तो फिर आप ही नहीं है, आप तो लड़ाई में नहीं है और आप स्वयं खामोश हो जाते हैं, आप कहाँ नहीं होते हैं? मुझे बताइए, क्या भाजपा शासित प्रदेश में हादसे नहीं होते हैं क्या? लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अरे ये ड्रामाबाजी नौटंकी बात जो है, किसने खेला था? कौन सा ड्रामेबाज कोलकाता में जाके कहा था कि एक साथ अपराध है? अरे राहुल जी ने तो साफ साफ मना कर दिया, ये राजनीतिक विषय नहीं है। तो कौन सा ड्रामेबाज था जो कोलकाता में भाषण दे रहा?
जो शिष्टाचार की बात करते हैं, शिष्टाचार कौन सा गाने बात था भाई? कांग्रेस का नेता तो नहीं सुना बैठे हैं तो ये रहा है। आपकी जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि तर्क कैसे करना है। मैंने देखा है राष्ट्रीय स्तर पे भी किस प्रकार से वो लोग तर्क करते हैं। आपके एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन वहां सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपको बर्दाश्त करना होगा, बातों को समझना होगा। मैं अभी भी कहता हूं कि गुजरात के मॉडल के बाद ही पूरे देश के अंदर क्रांति आई है। और जिस प्रकार से सांप्रदायिकता छवि की आप बात करते हैं, आप लोगों ने उसको दिखाने की कोशिश की और वही लोग आज के समय में जेल काट रहे हैं, गुजरात दंगे में जेल काट रहे हैं। ठीक है, लौटूंगा सर मैं आपके पास। अनूप जी देखिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो और राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश समेत कुछ ही राज्यों में चुनाव लड़ती है। अगर सर अखिलेश यादव ऐसे बिल्कुल धीरे हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अगर वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे होगा आपका? धीरे नहीं, अभी समाजवादी पार्टी में मैंने बताया जैसा कि आपको भी हमारे संरक्षक नहीं रहे, उसके बाद आत्मचिंतन का एक दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी में। कुछ समय पहले सारी भी जितनी भी प्रदेश इकाइयां थी वो सारी भंग कर दी गई थी। अभी पार्टी स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तैयारी चल रही है। तो समाजवादी पार्टी अभी सिर्फ अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने में लगी हुई है और क्योंकि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, इस वजह से समाजवादी पार्टी संगठन मजबूत करके नगर निकाय चुनावों में आना चाहती है। देखिए, रही बात विधानसभा के चुनाव 2022 में, आप 2017 का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 2017 में हमारे पास कितनी सीटें थी? हम 45 सीटों पे 50 सीटों पे थे। 2022 के चुनाव में हमारी कहीं ना कहीं सीटें बढ़ी और एक मजबूती के तहत हम लोग उभर कर आए। कहीं ना कहीं जनता ने उत्तर प्रदेश के हमारे ऊपर विश्वास किया। वो एक अलग बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाई। अच्छा, हम फिर प्रयास कर रहे हैं। 2022 निकल चुका है, 2024 आने वाला है, 2027 तक पुनः हम उतनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में भी आएंगे, 2024 में लोकसभा में भी उतनी मजबूती के साथ आएंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया 2017 में हमारे पास इतना था, 2022 में हमारा कुछ बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का तो घटा ही है हर बार। जी, कांग्रेस किस तरीके से पार्टी को तैयारी कर रही है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में आप बात करेंगे, बिल्कुल हमारा वोटर परसेंटेज घटा है, सीटें घटी है। हम उस जो है चुनाव की समीक्षा की है और हमारे यहाँ के माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा में एक दुआ कहा था कि दो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना सोए। तो ये एक बात ये सार्वभौमिक इस चुनाव में सत्य हुई है कि जो है जिस प्रकार से चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ और वो ध्रुवीकरण कई प्रकार से हुआ, उसमें जो है कोई भी पार्टी, मैं कांग्रेस की ही बात क्यों कर रहे हैं, आप बसपा की आप बताइए क्या सीटें बची हैं जो कि आज के जो है कुछ दिन पहले तक सरकार में हुआ करती थी। तो ये इस चुनाव में हुआ है और ये जो है लोकतंत्र के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छा है। और रही बात, अगर ये ट्रेंड चलता है तो लोग जनता ने सिर्फ एक ध्येय था जनता का, जैसे कि अगर भाजपा को कोई हटा सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो जो है सपा है। तो लोकसभा में यही होने जा रहा है कि अगर लोकसभा में कोई हटा सकता है तो वो कांग्रेस है। तो आने वाले चुनाव में आप ये देखिएगा कि सपा हो बसपा हो ये साथ आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं यही दोहा जो हमने अभी पढ़ा है ये आपको सामने पढ़ते हुए मिल जाएंगे जो है 2024 के बाद किसी डिबेट में। और फर्क इतना रहेगा कि हमारी सरकार होगी या सरकार नहीं बना पाए। देखिए त्रिपाठी जी, हिमाचल की बात करूं, देखिए हिमाचल की बात करूं तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हिमाचल में जा रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के कितने नेता जा रहे हैं? प्रियंका गांधी के अलावा मेरे हिसाब से 2 से 3 नेता हैं जो हिमाचल में दिखा रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कुछ वर्चस्व है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी को एकजुट होकर काम करना चाहिए सर? मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि राहुल आनंद जी से अगर ये पूछेंगे आप कि कांग्रेस में सीएम के कितने उम्मीदवार हैं तो 10 नाम तो वही बता देंगे। आप समझिए कि आप कह रहे हैं नेता, तो 10 चेहरे ऐसे हैं वहां पर हिमाचल में हमारे पास जो सीएम बनने लायक है। आप समझिए कितना आप कह रहे हैं प्रचार नहीं हो रहा है। भूपेश बघेल जी कौन है? मुख्यमंत्री है। जैसे आज योगी जी को आप दिखा रहे थे कि वहां गए हैं, भूपेश बघेल जी तो परमानेंट वहां लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कोई जा नहीं रहा है। प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, वो लगी हुई है।
सचिन पायलट, जितने भी 40 जो है स्टार प्रचारक है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, अभी मोरबी में घटना हो गई तो हमने पूरे देश में हमारी जो चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी, हमने उसको रोक दिया। ये नैतिकता मोदी जी में नहीं है। वो तो इतने, मतलब मैं क्या कहूँ कैसे व्यक्ति है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री है। वो क्यों? आप समझिए कि आपके गृह राज्य में, आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो जाए और आप जो है कुत्ते को कह रहे हैं, वो वीडियो आप तक पे चल रहा था, मोदी जी गए थे बड़ी सी हैट लगाकर, कुत्ता 10 फीट कूद गया, 10-20 फीट कूद के ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उसी समय उसे मोदी जाने को उनका समय मिलता है। तो कितना आप समझिए, हमको ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, हमें ऐसा चुनाव नहीं जीतना है। हम आपके अधिकारों के लिए, आपके संरक्षण के लिए, आपके सुख दुख में आप मतलब जनता के हर दुख में शामिल होंगे। और अगर वहां पर कहीं भी आवश्यकता हमें चुनावी रूप में नुकसान हो रहा है, होता रहे, लेकिन हम नैतिक रूप से आपके साथ, आपकी संवेदनाओं के साथ हरदम खड़े हुए मिलेंगे। हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है राहुल जी, कब तक सर आप मोदी के फेस पर ही आप चुनाव लड़ते रहेंगे? हर बार आपके पास मैं देखता हूं कि एक ही फेस होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, आपके पास सिर्फ एक ही रहता है कि पीएम मोदी, पीएम मोदी, पीएम मोदी। पीएम मोदी के नाम पर कब तक सर आप चुनाव लड़ेंगे? और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सभी का जवाब दीजिए सर। मैं दूंगा, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि संदीप त्रिपाठी जी बहुत विनम्रता से मेरी बातों को सुनें जी। अब मैं आ जाता हूँ पहले आपके प्रश्न पे जी। आपने कहा कि पीएम के केस पे आप कब तक चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता हैं आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के भी कार्यकाल को सबने देखा है। और योगी मॉडल की बात पूरे देश में की जाती है, अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने की। तो यहाँ पर योगी की भी चर्चा की जाती है। एमपी की बात करें अगर आप, तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान की बातें की जाती है। गुजरात की बात करिए सर, ये लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसको आप अनदेखा करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब दूसरी बात कर लूं त्रिपाठी जी की बात करूं, त्रिपाठी जी ने जो संवेदना प्रकट की गुजरात के अंदर को लेकर, तो मैं बता दूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली औरत यूपी में तो घूमती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब दलितों के साथ बलात्कार होता है तो वहां तो चुनाव, वहां तो वो एक बार भी दोनों भाई बहन नहीं जाते हैं। उस समय इनकी संवेदना कहाँ रहती है? इसकी संवेदना वो जनता के साथ क्यों नहीं रहती है? निर्मला सीतारमण भी बोलती थी, अरे शर्म करिए, आप जाइए कांग्रेस को गलती कर रही है अपने, जाइए हमारे खिलाफ प्रदर्शन करिए। ठीक है, क्षमता आपने, जाइए ना। इसलिए कौन गया था? यहाँ पे वोट लड़ाई होती है और आप अपने आपके ठीक है सर, समय की कमी के चलते आपके पास नहीं आ पाऊंगा। राहुल जी आपका शुक्रिया और त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनूप भाई आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर उपचुनाव में बीजेपी को चौंका है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम लोकसभा चुनाव में जीतेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के संरक्षक अपनी ताकत को नहीं झोंक पाए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।